सोनापुर गांव में रहने वाला सेठ पेठालाल बहुत धनवान था। उसके कई सारे गोदाम थे जो अनाज से भरे रहते थे। गांव में सबसे बड़ी और खूबसूरत हवेली उसी की थी, लेकिन वो कंजूस हद से ज्यादा था। एक दिन उसकी हवेली के बाहर कोई साधु भिक्षा मांगने आया। भगवान के नाम पे कुछ दे दो मालिक, भगवान तुम्हें और धनवान बनाए। आवाज सुनकर सेठ पेठालाल अपनी हवेली के बाहर आ गया। पीछे पीछे उसकी पत्नी सिया भी पहुंच गई। तभी पेठालाल बोला, अरे बाबा, पहले मुझे ऐसा कोई आशीर्वाद दो जिससे मैं पहले से ज्यादा धनवान बन जाऊं। आसपास के इलाके में सिर्फ मेरा ही नाम हो, फिर मैं तुम्हें भगवान के नाम पर कुछ देता हूँ। ठीक है सेठ जी, अगर आप मुझे भगवान के नाम पर कुछ देने वाले हैं तो मैं भी आपको ये आशीर्वाद और दुआ देता हूँ कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करें, दिन ब दिन आप और भी ज्यादा धनवान बनते चले जाएं। ये सुनकर सेठ पेठालाल बड़ा प्रसन्न हो गया और वो धीरे से चलकर उस साधु के पास आया और अपने दोनों खाली हाथ उस साधु की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो महाराज, मेरे हाथ में जो भी है वो भगवान के नाम पर उठा लो, जितना चाहो उतना उठा लो। तुम भी क्या याद रखोगे कि किस धनवान शेर से पाला पड़ा था। लेकिन उसके हाथ में कुछ था ही नहीं। ये देखकर साधु और उसकी पत्नी सिया दोनों ही दंग रह गए। तभी उसकी पत्नी सिया बोली, अरे सेठ जी, आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, बाबा से सुबह सुबह मजाक क्यों कर रहे हैं आप? तभी सेठ पेठालाल बोला, अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ सेठानी, मैं तो इन्हें भगवान के नाम पर ही कुछ दे रहा हूँ। एक बात बताओ बाबा, आज तक भगवान किसी को दिखाई दिए? साधु सोच में पड़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद बोला, नहीं सेठ जी, मुझे तो आज तक कोई भगवान नहीं दिखाई दिए। भगवान के दर्शन पाना इतना आसान नहीं है। तो जैसे भगवान किसी को नहीं दिखाई देते, वैसे ही भगवान के नाम पर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे भगवान किसी को दिखाई नहीं देते, वैसे ही उनके नाम पर जो चीजें दी जाती है वो भी दिखाई नहीं देती। लाओ अपना झोला इधर करो, मैं ही डाल देता हूँ। सेठ पेठालाल ने साधु बाबा के झोले में खाली हाथ डाल दिए, फिर बाहर निकाल दिए। अब जाओ बाबा, मैंने भगवान के नाम पर आपको बहुत कुछ दे दिया है, पर आपको दिखाई नहीं देगा जैसे भगवान नहीं दिखाई देते। समझ गए? साधु बाबा समझ गए कि वो बहुत कंजूस है और वहाँ से चले गए। जाते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, ये सेठ तो एक नंबर का कंजूस है, सारा दिमाग अपनी कंजूसी दिखाने में ही लगा देता है। भगवान ने इसे इतना कुछ दिया है, फिर भी एक कटोरी चावल तक नहीं दे पाया। खैर, मेरा काम है लोगों को आशीर्वाद देना, तो मैंने दे दिया। इतना बोलकर वो साधु वहाँ से चला गया। तभी रास्ते में उसे गांव के कुछ गरीब लोग मिले। उनमें से एक आदमी मनराज बोला, अरे बाबा, आप तो बिना हमसे कुछ लिए ही जा रहे हो। क्या फायदा, तुम लोग तो मेरे साथ मजाक करोगे और कुछ नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो बाबा, हम मजाक क्यों करेंगे आपके साथ? हमारे गांव में कोई साधु आए और हम उन्हें भिक्षा ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उन गांव वालों में से एक बुजुर्ग आदमी बोली, समझ गया बाबा कि उसने आपके साथ क्या किया होगा। वो हमारे गांव का सबसे कंजूस आदमी है, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। चलिए हम आपको खाना खिलाते हैं। साधु उन गांव वालों से खुश होकर बोला, गांव वालों, मैं तो पहली बार इस गांव में आया था। सेठ पेठालाल का बहुत नाम सुना था, सोचा था वो दिल से भी अमीर होगा, लेकिन दिल का तो वो बहुत गरीब निकला। फिर मैंने सोचा, जब इस गांव का सेठ ही इतना कंजूस है तो बाकी लोग भी कंजूस होंगे, पर आप लोग ऐसे नहीं हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खाना खिला देना, वो बहुत है मेरे लिए। तो इस तरह गांव वाले उस साधु को लेकर अपने घर चले गए और उन्हें खाना खिलाया। खैर, धीरे धीरे रात हो गई। रात होते ही पेठालाल की पत्नी सिया ने लाइट जलाई और खाना परोस दिया। तभी सेठ पेठालाल भागते हुए वहां आया और सारी लाइट बंद कर दी। सिया ने हैरान होते हुए पूछा, ये क्या कर दिया आपने? खाना अंधेरे में खाएंगे क्या? सिया, तुम्हें एक बात बार बार समझानी पड़ती है। खाना खाने में कुछ वक्त तो लगेगा, उस वक्त में इस लाइट की बहुत सारी बिजली खर्च हो जाएगा और बिजली का बिल भी बहुत आएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चलो बाहर चांद की रोशनी में चलकर खाना खाते हैं, जिससे बिजली का बिल भी बच जाएगा।
इतना बोलकर पेठालाल सारा खाना उठकर बाहर आंगन में ले आया। सिया भी उसके पीछे पीछे आ गई। बाहर चारों तरफ चांद की चांदनी बिखरी हुई थी। तभी पेठालाल बोला, देखो सिया, यहाँ पर हमें मुफ्त में रोशनी मिल रही है, तो फालतू में बिजली क्यों खर्च करनी है। चलो बैठो, यही खाना खाते हैं, और आज के बाद फालतू में लाइट मत जला देना। सिया भी बेचारी बिना कुछ बोले वहीं बैठ गई और खाना खाने लगी। दूर से वही गांव वाले उन्हें देख रहे थे। तभी पिंकू बोला, देख रहे हो पिंकू, इस सेठ को मैंने इतना कंजूस सेठ आज से पहले कभी नहीं देखा। अब क्या कर सकते हैं काका, चलो चलते हैं। इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले गए। इधर खाना खाने के बाद पेठालाल अपने सेठानी के साथ अंधेरे में हवेली के अंदर जाकर सो गया। सिया मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, किसी तरह इनकी कंजूसी खत्म कर दो। इस घर में सिर्फ हम 2 ही लोग हैं और इतने पैसे का हम लोग क्या करेंगे। अचानक सेठ पेठालाल की आंखें खुल गई। उसने सिया से पूछा, सिया, मुझे पता है तुम मेरी कंजूसी के बारे में ही सोच रही हो। नहीं, मैं उस बारे में नहीं सोच रही थी। मैं सोच रही थी काश हमारी भी संतान होती तो कितना अच्छा होता। दोबारा ऐसी बातें करना भी मत सिया। तुमको तो मैं फालतू खर्चा करने से रोक भी देता हूँ। अगर हमारे बच्चे होते तो उन्हें मैं रोक ही नहीं पाता। फिर उनके लिए भी कपड़े लाने पड़ते, उनकी पढ़ाई लिखाई करानी पड़ती। अगर लड़की होती तो उसकी शादी भी करानी पड़ती, जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। इतना फालतू का खर्चा करने के लिए मैं बच्चे क्यों पैदा करूं? बेचारी सिया कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप सो गई। सुबह होते ही दोनों सेठ सेठानी नहा धोकर तैयार हुए। तभी सिया बोली, सेठ जी, आज मेरा समोसे खाने का बहुत मन हो रहा है, थोड़े से बना लूं क्या? सेठानी जी, जिंदा रहने के लिए जो खाना चाहिए वो हम खा ही लेते हैं, लेकिन तुम मेरी धर्मपत्नी हो। तुम्हारा पहली बार समोसा खाने का मन किया है तो मैं तुम्हें समोसे जरूर खिलाऊंगा। ये सुनते ही सिया खुश हो गई और बोली, क्या बात है सेठ जी, लगता है आज आपकी कंजूसी की छुट्टी है। मैं अभी जाकर समोसा बनाती हूँ। समोसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक लिफाफा दो, अभी समोसे लेकर आता हूँ। पेठालाल एक गिलास लेकर उन्हीं काका के घर पहुँच गया और वहाँ पर उनकी बहू सबको चाय के साथ समोसे दे रही थी। तभी पेठालाल ने अपना लिफाफा आगे किया और अरे काका, 2 समोसे इसमें भी डलवा दो। आज तक मेरे घर में समोसे नहीं बने हैं। सिया को भी समोसे बनाने नहीं आते, पर उसका समोसे खाने का मन था। आपके घर में सुबह सुबह चाय के साथ बन जाते हैं। आपकी बेटी बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती है, तो सोचा आपसे ही लेता चलूं। काका तो समझ ही गए थे कि ये सब वो कंजूसी की वजह से कर रहा है, फिर भी वो बड़े प्यार से बोले, अरे सेठ जी, आपके कदम इस घर में पड़ गए, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बेटी, सेठ जी को लिफाफे में 2 समोसे भर के दे दो। काका की बेटी ने लिफाफे में समोसे भर के सेठ पेठालाल को दे दिए। वो खुश हो गया और खुशी खुशी अपनी हवेली पहुंचकर सिया को समोसे देते हुए बोला, यह लो सिया, मैं गरम गरम ढेर सारे समोसे ले आया हूँ। अब जल्दी से खा लेते हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे। फिर चूल्हा जलाकर गर्म करने पड़ेंगे। चूल्हा जलाने के लिए एक माचिस की तीली और कुछ लकड़ियां खर्च होंगी फालतू में। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही कंजूसी करते हैं। ठीक है, खा लेती हूँ जल्दी। खैर, सिया तुरंत दूसरी प्लेट लाई। फिर दोनों लोग एक साथ बैठकर समोसे खाने लगे। समोसे खाते हुए सिया पेठालाल से बोली, सेठ जी, सुबह सुबह उठते ही आपकी कंजूसी शुरू हो जाती है। पूरा गांव आपको कंजूस कहता है, आपको बुरा नहीं लगता? देखो सेठानी जी, मुझे गांव वालों के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो। गांव वाले तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तभी तो काका ने मुझे तुरंत समोसे दे दिए। उन्होंने बोला मेरे कदम उनके घर में पड़े, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। अरे लोग तो बोलेंगे, आप इतने बड़े सेठ जो हैं, इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। पेठालाल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक उनकी हवेली पर कोई आ गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। तभी पेठालाल सिया से धीमी आवाज में बोला, दरवाजा खोलने बाद में जाना, पहले पूछो कौन आया है। ठीक है, पूछती हूँ, कौन है बाहर? सुबह सुबह कौन आ गया?
तभी बाहर से किसी आदमी की आवाज आई। अरे भाभी जी, दरवाजा खोलिए। मैं पेठालाल का परम मित्र संजू हूँ। थोड़े दिन की छुट्टी मिली थी तो सोचा कुछ दिन अपने दोस्त के यहाँ घूम आओ। अच्छा, अभी दरवाजा खोलती हूँ भाई जी। शिया दरवाजा खोलने के लिए उठी ही थी कि तभी अचानक से पेठालाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और धीरे से बोला, देखो, मैं हवेली के पीछे जाकर छुप जाता हूँ। उसको दरवाजे से ही भगा देना। बोलना मैं किसी रिश्तेदारी में गया हुआ हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका इतना पुराना मित्र इतनी दूर से इतने दिनों बाद आपसे मिलने आया है और आप उससे छुप रहे हो? अरे सेठानी जी, आप उसको नहीं जानती। बहुत पैसा खर्चा करवाता है। जब कोई नहीं मिला होगा तो मेरे पास चला आया। एक बार मैं उसे यहाँ दिख गया तो वो कई दिनों के लिए यहाँ टिक जाएगा। सुबह शाम उसको खाना खिलाना पड़ेगा और भी बहुत तरीकों से पैसे खर्चा करवाएगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ छुपने। जितना मैंने कहा है उतना करो। आपके पास इतना धन है और इतना सारा धन आप ऊपर लेकर जाएंगे क्या? देखो, मुझे सुबह सुबह ज्ञान मत दो। पत्नी होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं जा रहा हूँ छुपने, उसको बताना मत। इतना बोलकर सेठ पेठालाल वहाँ से भाग गया। इधर सिया ने मन में सोचा, ऐसे कंजूसों से भगवान ही बचाए, लेकिन इन्हें एक दिन मैं सुधार कर रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। खैर, दरवाजा खोलती हूँ। सिया ने जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही संजू पेठालाल का नाम पुकारते पुकारते अंदर आ गया। अरे पेठा कहाँ हो? देखो मैं आ गया। पेठा देखो, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो। बचपन में भी खर्चे से बचने के लिए तुम इधर उधर छुप जाया करते थे। तुम्हें याद है, एक दिन मुझे देखते ही तुम नाली में छुप गए थे, वो भी पूरे 2 घंटे तक। ये सुनते ही सिया की हंसी निकल गई और हंसते हुए बोली, क्या बात कर रहे हो संजू भाई? ये 2 घंटे तक नाली के अंदर घुसे रहे? अरे हाँ भाभी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब तक तो आप जान ही गई होगी कि पेठालाल कितना कंजूस है। मुझे पता है उसने आपसे झूठ बोलने को कहा होगा। उसने कहा होगा कि संजू को बता देना वो किसी रिश्तेदार के घर गया हुआ है, लेकिन वो छुपा यहीं कहीं है। पेठालाल वहीं घर के पीछे छुपा हुआ था और संजू की बातें सुन रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये संजू तो मेरी नस नस पहचानता है। हे भगवान, बचा लेना कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। एक बार आ गया तो पूरा बदला लेकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सिया भी संजू की बातें सुनकर हैरान हो गई और बोली, अरे संजू भाई, आप तो अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन पत्नी होने के नाते मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे पति इस वक्त कहाँ हैं। अरे नहीं भाभी, आप परेशान मत हो। आप अपना पत्नी धर्म निभाइए और मैं अपना मित्र धर्म निभाता हूँ। अभी ढूंढ कर लाता हूँ। मुझे पता है वो ज्यादा से ज्यादा इस घर के पीछे कहीं छुपा होगा। वहीं जाकर ढूंढता हूँ। इतना बोलकर संजू वहाँ से जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ पेठालाल ये सुनकर घबरा गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है ये मुझे ढूंढ ही लेगा, लेकिन मैं भी कंजूसों का बाप हूँ। ऐसा करता हूँ, काका के घर में जाकर छुप जाता हूँ। इतना बोलकर पेठा तुरंत वहाँ से भागते हुए सीधा काका के घर के बाहर पहुँच गया, लेकिन काका बाहर ही बैठे थे। वो पेठालाल को देखते ही बोले, अरे पेठालाल जी, मेरी बेटी के हाथ से बने समोसे इतने अच्छे लगे कि आप दोबारा लेने आ गए। पेठालाल घबराया हुआ था और बहुत जल्दी में था, इसीलिए उसने काका से कहा, ए काका, मैं समोसे मांगने नहीं आया हूँ। मुझे अपने घर में थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। मैं आराम करना चाहता हूँ। अरे सेठ जी, आपकी इतनी बड़ी हवेली है और आप मेरी छोटी सी झोपड़ी में सोने आए हैं। इस गरीब के साथ कम से कम मजाक तो मत कीजिए। अरे काका, ये सब बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। जल्दी से दरवाजा खोलिए। अरे सेठ जी, दरवाजा मैं नहीं खोल सकता। अंदर मेरी बेटी घर की साफ सफाई कर रही है। उसने तो मुझे भी बाहर बैठा दिया है। जब तक वो सफाई नहीं कर लेती, मैं भी अंदर नहीं जा सकता सेठ जी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। इतने में दूर से उसे उसके दोस्त संजू ने देख लिया। वो चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ पेठा, कहाँ हो तुम? वो रहे, मैंने तुम्हें देख लिया, अब आ रहा हूँ तुम्हारे पास।
इतना बोलकर संजू पेठालाल की तरफ भागने लगा। पेठालाल डर गया। वो मनी मन सोचने लगा, हे भगवान, इसने तो मुझे देख लिया। मुझे यहाँ से भागना होगा। इतना बोलकर पेठालाल वहाँ से भागने लगा। अरे कौन हो तुम जिससे डरकर सेठ जी भाग रहे हैं? वो भले ही कंजूस हैं, लेकिन है तो हमारे गांव के ही। जल्दी बताओ तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। संजू काका को समझाते हुए बोला, काका, आप गलत समझ रहे हो। मैं पेठालाल का बचपन का दोस्त संजू हूँ। कई सालों बाद यहाँ आया हूँ और वो है कि मुझसे छुपता हुआ घूम रहा है। आप लोग तो जान ही गए होंगे कि वो बचपन से बहुत कंजूस है। मैं उसकी कंजूसी खत्म करने आया हूँ। यही मेरा मकसद है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो सिया भाभी जी से चलकर पूछ लीजिए, वो मुझे जानती हैं। माफ करना संजू, लेकिन जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो। पेठालाल सेठ जैसा कंजूस आदमी मैंने पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखा। लेकिन तुम करोगे क्या? इतना तो मैंने अभी नहीं सोचा है। पहले तो मैं इसका ढेर सारा पैसा खर्चा करवाऊंगा। आपको पता है, रात में भाभी जी अंधेरे से चाहे जितना डर जाए पर बिजली खर्चा ना हो जाए, इस वजह से पेठा लाइट तक नहीं जलाता। चांद की रोशनी में खाना खाते हैं ये लोग। नमक खत्म हो जाएगा, माचिस खत्म हो जाएगी तो पड़ोसियों के घर मांग मांग कर कई दिनों तक काम चलाता है। उसके बाद खुद खरीदता है। वैसे तुम सही कह रहे हो। सुबह सुबह सेठ जी मेरे घर पर समोसे मांगने आए थे। बताओ, अपने पैसों से समोसे तक नहीं खा सकते। ठीक है काका, फिलहाल मैं उसे ढूंढता हूँ। अगर ये नहीं सुधरा तो मैं अपने गुरुजी को बुलाऊंगा। इस बार तो मैं इसकी कंजूसी दूर करके ही रहूंगा, वरना भाभी भी बेचारी परेशान रहती है। इतना बोलकर संजू वहाँ से चला गया। काफी दूर जाने के बाद भी पेठालाल उसे दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर सामने गई, जहाँ किसी आम के पेड़ के पास छुपकर पेठालाल बैठा हुआ था। लेकिन संजू ने उसे देख लिया। वो भागकर तुरंत उसी पेड़ के नीचे गया और पेठालाल की तरफ देखते हुए बोला, आ जाओ पेठा, अब तुम नहीं बच सकते। अब यहाँ से सीधा आसमान में उड़ जाओगे क्या? तभी पेठालाल बात घुमाते हुए बोला, अरे संजू, तुम यहाँ बड़ी खुशी हुई। तुम्हें यहाँ देखकर बड़े दिनों बाद आए। देखो पेठा, ज्यादा नौटंकी मत करो। मैं तुम्हारी रगर रग से वाकिफ हूँ। तुमने मुझे घर में ही देख लिया था। जब मैं दरवाजा खटखटा रहा था तब भी तुम भाभी जी के साथ ही बैठे थे, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही तुम मुझसे छुप छुप कर भागने लगे। मैंने सही कहा, अभी थोड़ी देर पहले भी तुम काका के घर के बाहर खड़े थे। मैं उनके पास खड़ा तो था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा था। वो क्या है ना, मेरा आम खाने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए मैं काका से बस पूछ रहा था कि क्या वो मेरे साथ आम खाने चलेंगे। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो मैं अकेले ही आम खाने आ गया। देखो कितने प्यारे प्यारे आम लगे हैं। तुम भी ऊपर आ जाओ। वैसे तुम ज्यादा देर रुक नहीं पाओगे, तो मैं तुम्हें आम खिला देता हूँ और फिर यहीं से निकल जाना वापस अपने घर। वाह पेठालाल, तुम बिल्कुल नहीं बदले। बातें घुमाने में तुमसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर कंजूसों को इनाम दिया जाए तो पहले नंबर पर तुम्हें ही वो इनाम मिलेगा। अब पेठालाल समझ गया था कि बातें घुमाने से कोई फायदा नहीं। जब तुमको मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है तो ठीक है, चलो घर चलते हैं। इतना बोलकर पेठालाल अपने बचपन के मित्र संजू को लेकर अपनी हवेली पहुंचा। शिया ने जैसे ही उन दोनों को साथ देखा, वैसे ही वो बोल पड़ी, अरे सेठ जी, आप तो मुझे ये बताकर गए थे कि संजू भैया से बोल देना कि आप किसी रिश्तेदार के घर गए हुए हैं, और आप खुद संजू भैया के साथ आ गए। मुझे झूठा साबित कर दिया। पेठालाल फिर से फंस गया, लेकिन बात घुमाना उसे अच्छी तरह से आता ही था, इसलिए वो बात घुमाते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं सेठानी जी? शायद आपने सपने में ऐसा देखा होगा। मैं तो आपसे ये बताकर गया था कि मैं आम खाने जा रहा हूँ। बेचारी दिन भर काम करती है ना, इसलिए दिमाग थक गया होगा। अब शिया के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए उसने सीधा कहा, ठीक है, आप लोग बैठिए, अब तो खाने का भी समय हो रहा है। धीरे धीरे खाना बनाने में वक्त भी लगेगा, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तब तक आप दोनों आराम कीजिए या फिर गांव में घूम कर आ जाइए।
आजकल तो हमारे गांव में सुबह सुबह बाजार लग जाती है और वहाँ पर खाने को भी बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। तरह तरह की मिठाइयाँ भी मिलती हैं। ये सुनते ही संजू खुश हो गया और बोला, क्या बात है भाभी, हमारे गांव में तो शाम को ही बाजार लगती है, पर आपका गांव तो तरक्की कर गया। चलो पेठा बाजार घूम कर आते हैं, वहां पर अच्छी अच्छी चीजें खिलाना तुम मुझे। भाभी जी, खाना थोड़ा आराम से बनाना, हम लोग दोपहर तक आएंगे। ठीक है भैया, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ, आप लोग आराम से जाइए। तो इस तरह संजू पेठा लाल को लेकर वहाँ से बाजार की तरफ जाने लगा, लेकिन पेठा मन ही मन गुस्सा हो रहा था। मुझे पता ही था संजू यहाँ आते ही मेरा पैसा खर्चा करवाएगा, पुराना सारा बदला ले लेगा शायद। हे भगवान, मुझे कंगाल होने से बचा लेना। इस तरह संजू पेठालाल को लेकर थोड़ी ही देर में बाजार पहुंच गया। वहाँ पे बहुत सारी चाट पकौड़ों की दुकानें लगी हुई थी। संजू पेठालाल को लेकर सीधा एक चाट पापड़ी के ठेले पर पहुंचा, पर इससे पहले कि संजू कुछ बोल पाता, पेठालाल ही चाट पापड़ी वाले से बोला, भैया एक प्लेट इनके लिए चाट पापड़ी लगा देना। क्यों पेठालाल, तुम कुछ नहीं खाओगे? इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं है। अरे, मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूँ संजू। सिया खाना बना रही होगी तो मैं घर का खाना ही खाता हूँ। ठीक है, अगर कंजूसी वाली कोई बात नहीं है तो भैया 2 प्लेट चाट पापड़ी लगा देना, दोनों में ही खा जाऊंगा। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। अरे यार, तुम बहुत अजीब इंसान हो। ठीक है, 2 प्लेट लगवा लो, लेकिन 1 प्लेट मैं भी खाऊंगा। चाट पापड़ी वाले ने 2 प्लेट चाट पापड़ी लगा दी और दोनों खाने लगे। लेकिन पैसे देते वक्त पेठालाल नाटक करने लगा। वो चाट पापड़ी वाले से बोला, सुनो चाट पापड़ी वाले भैया, मुझे तो तुम जानते ही हो, मैं इसी गांव का सेठ हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सुबह सुबह ऐसे ही चला आया था, पैसे मैं शाम को दे दूंगा। अरे कोई बात नहीं सेठ जी, आप आराम से जाइए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपकी हवेली से आके पैसे ले लूंगा। अब पेठालाल मन में सोचने लगा, अभी तक मुझे लगता था सबसे चालाक मैं ही हूँ, पर आजकल जमाना बदल गया है, हर कोई चालाक हो गया है। चलो संजू, अब घर चलते हैं। अरे नहीं, अभी थोड़ी सी उस दुकान पर चाय पियेंगे और चाय के साथ पकोड़े भी खाएंगे। तो इस तरह संजू ने उस मार्केट में पेठालाल का बहुत सारा पैसा खर्चा करा दिया। कई घंटों बाद दोपहर के वक्त दोनों हवेली वापस आ गए। पेठालाल ने संजू को वहीं बाहर बिठा दिया और खुद भागता हुआ सीधा रसोई घर में पहुंच गया और बोला, खाना बनाना शुरू तो नहीं किया? सेठानी जी हैरान होते हुए बोली, अरे आप यहाँ रसोई घर में क्या कर रहे हैं? मैं बस खाना बनाने ही जा रही थी। ऐसा करो, जितना खाना हर रोज के लिए बनता है उतना ही बनाना, बस सब्जी या दाल में थोड़ा पानी ज्यादा डाल देना। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तो 3 लोग हैं, हर रोज तो हम 2 ही होते हैं। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, पानी डाल देंगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा। ठीक है महारानी, तुम स्वादिष्ट खाना बनाओ, लेकिन खाना 2 ही लोगों का बनाना। मैं वैसे भी बाजार से बहुत सारा नाश्ता करके आया हूँ, तो मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर शेठ गिरधारी लाल वहाँ से चला गया, लेकिन दूर से उन दोनों की बातें संजू ने सुन ली। उसने मन में सोचा, ये है पेठा, कभी सुधरेगा नहीं। अभी कुछ दिन और कोशिश करता हूँ, अगर यह नहीं सुधरा तो फिर अपने गुरुजी को बुलाना ही पड़ेगा। इस तरह संजू ने लगातार 1 हफ्ते तक कोशिश की, लेकिन पेठालाल की कंजूसी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने खुद पूरे 1 हफ्ते तक खाना ही नहीं खाया। इन सब से परेशान होकर संजू गांव वालों से जाकर मिला और बोला, गांव वालों, पेठा की कंजूसी खत्म करना हमारे हाथ में तो नहीं है। मैंने 1 हफ्ते कोशिश करके देख ली, पर मैं हार गया। मेरे एक गुरुजी हैं, वो चतुर ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। मैं शाम को उनको बुला लूंगा। आप सब लोग यही मिलना और मैं भाभी जी को भी यही बुला लूंगा। फिर जैसा वो कहेंगे हम सब मिलकर वैसा ही करेंगे। ठीक है संजू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सेठ जी की कंजूसी से पूरा गांव तो परेशान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो सिया भाभी हैं। उनके लिए तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। शाम को संजू ने अपने गुरुजी को बुला लिया, जो कि एक ब्राह्मण थे। वहाँ पर गांव वाले और सिया भी मौजूद थी।
उन सब ने सेठ पेठालाल के बारे में चतुर ब्राह्मण को सब कुछ बता दिया। सबकी बातें सुनने के बाद वो चतुर ब्राह्मण बोला, क्या तुम लोग कभी सोच सकते हो कि पेठालाल जैसा कंजूस सेठ तुम सब गांव वालों को दावत पर बुला सकता है? तभी काका बोले, अरे पंडित जी, दावत की तो बात छोड़िए, उनका बस चले तो हम गांव वालों को एक गिलास पानी भी ना पिलाएं। लेकिन पेठालाल कल सुबह ही आप सभी को दावत पर बुलाएगा और उसके बाद वो सुधर भी जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करना पड़ेगा। सिया बहन, जब मैं आपके पति से बात कर रहा हूँ तब आप घर के अंदर होंगी। उसी वक्त जैसे ही मैं ओम बोलूंगा तुम तुरंत सो जाना और खर्राटे भी मारने लगना। मैं ओम इतनी जोर से बोलूंगा कि आवाज पूरी हवेली के अंदर गूंज जाएगी। तुम्हें साफ साफ सुनाई देगी मेरी आवाज। ठीक है पंडित जी, लेकिन इससे क्या होगा? वो तुम देखती जाओ पुत्री, मेरी चतुराई के आगे कोई नहीं टिक पाता। और गांव वालों, आप लोग भी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब लोग मेरी खूब बढ़ाई करो, जितनी हो सके उतनी। और संजू, तुम जाकर पेठा को बुलाकर लाओ। बोल दो बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण आए हैं जो पिछले 200 सालों से नीलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। संजू ने वैसा ही किया। वो पेठा के पास गया और चतुर ब्राह्मण की खूब तारीफ की और उन्हें बुलाकर ले आया। वहाँ गांव वाले चतुर ब्राह्मण के पास बैठे थे और उनकी खूब तारीफ कर रहे थे। तभी पेठालाल बोला, अरे गांव वालों, लगता है ये बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं। संजू ने बताया, बाबा आप 200 सालों से नीलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और आप सबके बारे में सब कुछ बता भी देते हैं। जरा मेरा भी कुछ भला कर दीजिए। मैं तुम्हारे बारे में भी सब जानता हूँ। तुम बचपन से ही बहुत कंजूस हो और तुम्हारा नाम पेठालाल है। यहाँ गांव वाले हैं। तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी हवेली पर चलकर उसका उपाय नहीं किया गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम कंगाल हो जाओगे। तो गिरधारी लाल तुरंत उन ब्राह्मण को लेकर अपनी हवेली पर आ गया। सिया योजना के अनुसार घर के अंदर चली गई। तभी पंडित जी बोले, मैं 200 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखना, मैं ओम बोलूंगा और तुम्हारी पत्नी अंदर खर्राटे मारने लगी। पेठा भागकर अंदर गया तो सिया योजना के मुताबिक सो रही थी और खर्राटे भी मार रही थी। अरे हाँ पंडित जी, आपकी बात में तो सच्चाई है, लेकिन मुझे कंगाल होने से बचा लीजिए और मुझे इससे 2 गुना धनवान बना दीजिए। तुम्हें साल में 2 बार पूरे गांव को दावत पर बुलाना होगा और कंजूसी त्यागनी होगी। उसके बाद तुम कई गुना धनवान बन जाओगे। लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए कल ही सबको दावत पर बुलाओ, वरना तुम्हें कंगाल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो अगले दिन ही उसने पूरे गांव को भर पेट खाना खिलाया। खाना खाने के बाद गांव की एक बूढ़ी महिला ने पेठालाल के सामने हाथ जोड़ लिया और बोली, बेटा, मैं इस गांव की नहीं हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि आप दावत देने वाले हैं तो मैं तुरंत यहाँ चली आई। मैं पिछले 1 हफ्ते से भूखी थी। भगवान तुमको मेरी उम्र भी दे दे। उन बूढ़ी अम्मा के मुंह से ऐसी बात सुनकर पेठालाल का सर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और बोला, माताजी, आप मुझसे बड़ी होकर मेरे सामने हाथ जोड़ रही हैं और मुझे अपनी भी उम्र दे रही हैं। आज मुझे पता चल गया कि सेवा से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता। गांव वालों, मैं आज से ही कंजूसी त्यागता हूँ। दिल खोलकर लोगों की सेवा करूंगा। तो इस तरह चतुर ब्राह्मण की चतुराई से उस कंजूस सेठ की कंजूसी हमेशा के लिए खत्म हो गई और फिर सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। उन बूढ़ी अम्मा को सेठ पेठालाल ने अपनी ही हवेली में रख लिया और उनकी सेवा करने लगा।